हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि कंप्लीटली बेस्ड होंगे आपके एडमिन एंड फाइनेंस पर। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर की, या फिर इसके अलावा नॉन टीचिंग एग्जाम जैसे एएसओ, एसएसए, इनकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आते हैं, चाहे आपके सेंट्रल लेवल पे हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जाम्स में आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर हम जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, उसी के टाइप के हम मॉक टेस्ट यहाँ पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जैसे कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिलती रहती हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। और इस क्वेश्चंस के बाद अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना नाम लिखेंगे। जैसे अगर आपका नाम जैसे मनोज है तो आप मनोज लिखेंगे। सिटी अगर आपकी जैसे दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे। स्पेस देके आपका एग्जाम का नेम, जैसे केवीएस प्रिंसिपल है तो केवीएस प्रिंसिपल लिखेंगे। तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8447410108 पर। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स जो है वो भेज दी जाएगी, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रही हैं तो आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जो भी नोट्स चाहते हैं कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस के साथ, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये केवीएस के नोट्स हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, सभी नोट्स अवेलेबल है अपडेटेड सिलेबस के साथ। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम अवेलेबल है। तो जो भी आपका मीडियम है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आप हमारे लाइव या रिकॉर्डेड बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनवीएस का एग्जाम अभी है और केवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर आप जो भी आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इन कोर्सेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। एडमिन एंड फाइनेंस, आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर, जो कि आपका कोर सिलेबस है किसी भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। इसके अलावा इसमें आपकी ऑनलाइन मॉक टेस्ट होती हैं और हार्ड कॉपी नोट्स आपको इसके साथ मिल जाते हैं। और लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करते हैं तो आपके जो भी डाउट्स हैं आपके वहीं पर क्लियर हो जाते हैं। तो हमारे पास अभी रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, साथ ही हमारे पास लाइव बैच अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। अभी डिस्काउंट भी है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिस्काउंट और बाकी सारी डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, आपको बताना है नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से हमारा कौन सा सही है। When there are no emergencies of work, leave can be claimed as a matter of right. जब कोई भी इमरजेंसी नहीं है, कोई भी आपातकालीन स्थिति नहीं है, तो क्या आप अपनी लीव को एज ए मैटर ऑफ राइट, यानी कि आप एक अधिकार के रूप में इसका दावा कर सकते हैं या नहीं। सेकेंड, वंस ग्रांटेड लीव कैन नॉट बी रिवोक्ड, एक बार अगर आपको लीव मिल गई है तो वो रिवोक नहीं की जा सकती। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ आर करेक्ट, या फिर बोथ आर इनकरेक्ट। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा सीसीएस लीव्स रूल से। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं 5-6, जहां से आपको सीसीएस लीव रूल से क्वेश्चंस मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ लीव। उन्हीं में से ये एक है। सो आप रूल नंबर 7, 8 ये पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा सीसीएस लीव रूल्स के। सो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, व्हेन देयर आर नो इमरजेंसी वर्क लीव कैन बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। जब कोई भी इमरजेंसी ऑफ वर्क नहीं होती तो हम क्या लीव को एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं। सो लीव कभी भी एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं की जा सकती, चाहे इमरजेंसी ऑफ वर्क हो या ना हो, ठीक है। सो व्हेन देयर आर नो इमरजेंसी ऑफ वर्क लीव कैन बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। सो नो, वी कांट क्लेम, ठीक है। सो ये हमारी इनकरेक्ट है हमारी स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि लीव के लिए आपका पूरा एक प्रोसेस होता है, आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी होगी, उसके बेसिस पर आपकी लीव रिजेक्ट होगी, अप्रूव होगी, और उसके बेसिस पर ही आपको लीव दी जाती है। सो लीव को आप एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे पास लीव है और कल से मैं लीव पर चला जाऊं सिर्फ एप्लीकेशन डाल के, वो नहीं हो सकता। सेकेंड, वंस ग्रांटेड लीव कैन नॉट बी रिवोक्ड, एक बार आपको लीव दे दी गई तो लीव रिवोक नहीं की जा सकती। ये भी हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि लीव को कभी भी रिवोक किया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, और जब भी रिवोक किया
किया जाता है वो इमरजेंसी के तौर पर ही समझा जाता है और उस टाइम पर आपको रिपोर्ट करना ही होता है ड्यूटी पर। तो कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो हमारा यहाँ पर राइट है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो आप भी अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में साथ साथ जो है वो कमेंट कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन हियर इज द ऑप्शन नंबर 4, बोथ आर इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। अगेन यही बताना है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। When an employee is transferred from one organization to another which has made separate rule, his joining for journey to that organization shall be governed by which rules। ठीक है, तो जब भी कोई भी एम्प्लॉय है अगर उसका ट्रांसफर होता है, एम्प्लॉय जो है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पर मान लीजिए हमारे CCS JT रूल्स हैं और यहाँ पर हमारे अदर्स रूल्स हैं, सेपरेट रूल्स हैं, JT रूल्स नहीं है, तो हिज ज्वाइनिंग फॉर जर्नी टू दैट ऑर्गेनाइजेशन शैल बी गवर्न बाय विच रूल। अब जो एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ है उस पर कौन से रूल अप्लाइकेबल होंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है दोज ऑफ बोरोविंग ऑर्गेनाइजेशन, की जो बोरोविंग ऑर्गेनाइजेशन है, बोरोविंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये है B, उसके रूल्स अप्लाइकेबल होंगे। सेकेंड हमारा different provisions if expressly made by mutual agreement between the lending and borrowing authorities। जब भी किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है तो पहले ही डिसाइड हो जाएगा बोरोविंग अथॉरिटी और लैंडिंग अथॉरिटी। लैंडिंग अथॉरिटी होती है जो उधार दे रही है, यानी कि ये ए ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एग्जाम्पल में, और बोरोविंग अथॉरिटी होती है जो उधार ले रही है यानी कि बी, तो ये हमारी बोरोविंग अथॉरिटी है। तो पहले ही डिसाइड हो जाएगा और पहले ही डिसाइड के बेसिस पर ही जो है एम्प्लॉय पर ज्वाइनिंग रूल्स लागू होंगे, या तो ए के या बी के, वो म्यूचुअली डिसाइड होगा। सो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली वन करेक्ट है, ओनली सेकंड करेक्ट है, या फिर बोथ आर करेक्ट, या फिर बोथ आर इनकरेक्ट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर लग रहा है कि करेक्ट है, विच इज द करेक्ट। तो अगर आपने CCS JT रूल्स पढ़ा है तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये CCS JT रूल्स यानी कि ज्वाइनिंग टाइम्स का है। और ज्वाइनिंग टाइम का रूल क्या कहता है कि जब भी किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है A से B में, अगर A से B में किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है तो जो भी रूल्स यहाँ बोरोविंग अथॉरिटी के होंगे एम्प्लॉय पर वही लागू होते हैं। ठीक है, वही लागू होते हैं। स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट यही कहती है कि अगर एम्प्लॉय जो है हमारा जिस भी अथॉरिटी में जा रहा है वहीं के रूल लागू होंगे, तो अगर वो अदर रूल्स हैं तो वही रूल लागू होते हैं, ये हमारा JT रूल्स कहता है। साथ ही में सेकंड स्टेटमेंट हमारी ये भी कहती है कि जब भी कोई भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होगा लैंडिंग और बोरोविंग आपस में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पर होते हैं। तो ये भी होता है कि जब भी एम्प्लॉय को हम डेप्यूटेशन पर भेजते हैं या फॉरेन सर्विस पर भेजते हैं तो भेजने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन से रूल्स लागू होंगे, वो म्यूचुअली बेसिस पर होते हैं। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन विल बी बोथ आर द करेक्ट। ऑप्शन सी जो है हमारा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। यहाँ पर भी आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। EOL से क्वेश्चन है, तो हमारा जो CCS लीव का पार्ट है उसमें जो हमारा CCS लीव रूल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप पढ़ते हो EOL, या इसको हम EXOL भी लिखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, उससे क्वेश्चन है। सो EOL ऑन प्राइवेट अफेयर्स डज नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर इंक्रीमेंट। तो जब भी आप EOL पर होते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर होते हो प्राइवेट अफेयर्स पे, तो हम उसको क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट नहीं करते फॉर द इंक्रीमेंट पर्पस। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है। सेकेंड स्टेटमेंट है EOL एंड मेडिकल ग्राउंड्स। अगर आप मेडिकल ग्राउंड पर, मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर EOL पर हो तो सर्विस काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द इंक्रीमेंट। तो जो भी आपकी EOL होगा मेडिकल ग्राउंड्स के बेसिस पर, उसको हम क्वालिफाइंग सर्विस के तौर पर कंसिडर करेंगे फॉर इंक्रीमेंट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओनली फर्स्ट, सेकंड, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट।
ईओएल प्राइवेट अफेयर्स पे इंक्रीमेंट के लिए क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं करते हैं, ईओएल मेडिकल ग्राउंड्स पे है तो हम इंक्रीमेंट के लिए काउंट करते हैं. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? विच ऑप्शन इज राइट? So you can comment in the comment section. Right? So यहाँ पर हमारा ईओएल जब भी प्राइवेट अफेयर्स पे है उसको हम इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं करते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. एंड सेकंड, जब भी एम्प्लॉय मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पर अगर ईओएल पर है बाय चांस तो उसको हम इंक्रीमेंट के लिए काउंट करते हैं, ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर वो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा. Next we have the fourth option, fourth question, which of the following is or are correct. यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है. An employee is appointed to another post in government servant on acceptance of the technical navigation. एम्प्लॉय ने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है और टेक्निकल रिजाइन करके एम्प्लॉय ने किसी दूसरी पोस्ट को ज्वाइन किया है. लेटर ही ज्वाइन हिज अर्लियर पोस्ट. अगर आपने लीन के बारे में पढ़ा है, लीन का टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि जब भी एम्प्लॉय हमारा टेक्निकल रेजिग्नेशन देता है तो जो उसकी अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन होती है, मान लीजिए ए ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय ने बी में ज्वाइन किया और टेक्निकल रेजिग्नेशन यहाँ पर दिया है तो एम्प्लॉय की लीन ए में बनी रहती है और एम्प्लॉय वापस ए में ज्वाइन कर सकता है. तो लीन से ही क्वेश्चन है ये हमारा कि एम्प्लॉय ने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है, एम्प्लॉय ने जो है क्या किया कि बी में जब तक था उसका प्रोबेशन पीरियड जब तक कंप्लीट नहीं होता है ए में एम्प्लॉय की लीन बनी रहती है, तो एम्प्लॉय ने उसी लीन के दौरान लेटर ही ज्वाइन हिज अर्लियर पोस्ट, अपनी पहली वाली पोस्ट जो है ए ऑर्गेनाइजेशन में वापस ज्वाइन कर ली. सो पीरियड स्पेंड इन अनदर डिपार्टमेंट, तो जो एम्प्लॉय ने अब यहाँ पर इस बी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी स्पेंड किया है, जितना भी टाइम उसने स्पेंड किया है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है. फर्स्ट, नॉट काउंट फॉर प्रमोशन बट विल काउंट फॉर सीनियरिटी इन अर्लियर पोस्ट. जितना भी उसने बी में काम किया है वो पूरा पीरियड हम जो है प्रमोशन के लिए काउंट नहीं करेंगे बट हम सीनियरिटी के लिए काउंट करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है. सेकेंड स्टेटमेंट है नीदर काउंट्स फॉर प्रमोशन नॉर फॉर सीनियरिटी इन अर्लियर पोस्ट. ना तो हम प्रमोशन के लिए काउंट करेंगे और ना ही हम सीनियरिटी के लिए काउंट करेंगे. तो आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट, सेकंड, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट. इसमें बोल रहा है प्रमोशन के लिए काउंट करेंगे और नीचे वाले में बोला प्रमोशन के लिए काउंट नहीं करेंगे. तो दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकते, या तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है. सो विच विल बी द करेक्ट आंसर? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? हम प्रमोशन और सीनियरिटी के लिए कैसे कंसिडर करते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है. Which will be the correct option? Comment in the comment section. So लीन का क्वेश्चन है ये, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से. लीन में हमारा क्या होता है कि जब भी कोई भी एम्प्लॉय अपनी मान लीजिए ए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसने बी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्म फिल किया. बी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने ओपन रिक्रूटमेंट में सपोज आपने अप्लाई किया और आपने उस टाइम पर आपने जब भी फॉर्म अप्लाई करते हो आपने देखा भी होगा आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेते हो अपनी अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन से, आप जो है एनओसी लेते हो. तो उसने प्रॉपर जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया. टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब यही होता है कि एम्प्लॉय ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देके यहाँ पर जो है रीजन बता के कि मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, ये रीजन है, और उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है. इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब भी एम्प्लॉय किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा वहां पर उसका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और जब तक एम्प्लॉय का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जब भी एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसकी एक पोस्ट पर लीन बनी रहती है. तो जब तक एम्प्लॉय का यहाँ प्रोबेशन पीरियड है वो कंफर्म नहीं हो जाता है तब तक जिस पोस्ट से एम्प्लॉय यहाँ से गया है वहां पर उसकी लीन बनी रहती है. लीन एक हमारा टाइटल होता है. लीन का मतलब है कि एम्प्लॉय कभी भी इसी पोस्ट पर वापस आ सकता है. हालांकि हमने किसी को प्रमोट करके उस पोस्ट पर रखा होगा कि हो सकता है एम्प्लॉय वापस ना आए, बट उसको हम एडहॉक प्रमोशन देते हैं इसी में कि जब तक एम्प्लॉय यहाँ पर कंफर्म नहीं हो जाएगा उस वाले का यहाँ पर एडहॉक प्रमोशन रहेगा. सो यहाँ पर वो जो लीन बनी हुई है, एम्प्लॉय ने अब क्या किया, एम्प्लॉय यहाँ पर वापस आ गया, ये वाली जॉब छोड़ के उसको ये सूट नहीं करी, एम्प्लॉय अपनी अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन में ही वापस आ गया है अपनी लीन पर. तो इस दौरान पर दो चीजें हैं कि प्रमोशन के बारे में पूछा गया है और एक पूछा गया है सीनियरिटी के बारे में.
कि हम प्रमोशन के लिए कंसिडर करेंगे या सीनियरिटी के लिए कंसिडर करेंगे या दोनों के लिए करेंगे बेसिकली। तो जो भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, हम एम्प्लॉय को सीनियरिटी के लिए तो कंसिडर करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय ने जब से ज्वाइन किया होगा उसकी कंटिन्यूस सर्विस के अकॉर्डिंग हम सीनियरिटी के लिए कंसिडर करेंगे, बट हम प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं करते हैं जो भी यहाँ पर पीरियड ऑफ सर्विस है उसको, क्योंकि वहाँ पर तो काम किया नहीं उसने में। सो हम प्रमोशन के लिए काउंट नहीं करते हैं, हम जो है सीनियरिटी के लिए काउंट करते हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन विल बी नॉट काउंट फॉर प्रमोशन बट विल काउंट फॉर सीनियरिटी। तो सीनियरिटी के लिए काउंट करेंगे बट प्रमोशन के लिए काउंट नहीं करेंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। सो ये क्वेश्चन था हमारा लीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। Seniority of direct recruit will be in the order of merit at the time of initial appointment। जब भी एम्प्लॉय इनिशियली ज्वाइन होता है तो जो सीनियरिटी होती है डायरेक्ट रिक्रूट की वो किसके बेसिस पर होती है, जब आप ज्वाइन हुए आपकी कितनी ईयर की सर्विस हो गई उसके बेसिस पर होती है। सेकंड, whosoever is confirmed earlier in the entry grade will become senior to those who confirm later। या फिर जिसका प्रोबेशन पीरियड पहले कंफर्म हो गया वो पहले सीनियर हो गया और दूसरा बाद वाला बाद में होगा। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट। तो सीनियरिटी जो है वो हम किस तरीके से काउंट करते हैं बेसिकली वो आपको यहाँ पर बताना है, किसके बेसिस पर होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्मेशन। सो हमेशा किसके बेसिस पर होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। आपने कब ज्वाइन किया, आपकी 10 साल की सर्विस है, किसी की 8 साल की सर्विस है, किसी की 5 साल की है, तो ऑब्वियसली जो 10 साल वाला है वो सीनियर है, चाहे वो पहले कंफर्म हुआ या बाद में हुआ, नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ओनली फर्स्ट राइट ऑप्शन है। Next we have the question number 6. Which one of the following article of the Constitution of India provides that backlog will be treated as a class in itself and will not be considered for the limit of 50% reservation। जब आप रिजर्वेशन पढ़ते हो, ये बेसिकली रिजर्वेशन का क्वेश्चन है FRSR से। इसमें पूछा गया है कि जो रिजर्वेशन होती है, जब क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी साल में रिक्रूटमेंट निकली और उस रिक्रूटमेंट में अगर कोई भी पोजीशन हमारी वैकेंट रह गई है, मान लीजिए SC ST की OBC की कोई पोजीशन हम नहीं भर पाए, वो हमारी खाली रह गई है, तो अगले साल हम उसको क्या दिखाते हैं, अगले साल हम उसको बैकलॉग दिखाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो बैकलॉग है वो एक अलग कैटेगरी में रहेगी या जो अगले साल की रिक्रूटमेंट होगी और उसके लिए जो 50% रिजर्वेशन लिस्ट है हम उसी में ऐड ऑन कर देंगे। ये बेसिकली ये है यहाँ पर कि हमारा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है कि बैकलॉग हमारी हमेशा सेपरेट रहेगी और जो नई लिमिट है 50% की वो हमारी अलग रहेगी। आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4)A, आर्टिकल 16(4)B या आर्टिकल 16 का क्लोज 6, विच इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 16 क्लोज 4, आर्टिकल 16 क्लोज 4A, आर्टिकल 16 क्लोज 4B या आर्टिकल 16 क्लोज 6, विच इज द करेक्ट आंसर। सो रिजर्वेशन में हमारा यही होता है, मान लीजिए कोई भी पोस्ट है, कोई भी वैकेंसी है, SC है, ST है, हमारी OBC है, ठीक है। मान लीजिए 2025 में वैकेंसी निकली और यहाँ पर हमारी कुछ सीट वैकेंट रह गई, मान लीजिए 8 यहाँ बच गई, 10 यहाँ बच गई, 12 यहाँ बच गई, और जब हमारी न्यू नेक्स्ट ईयर जो हमारी रिक्रूटमेंट होगी सपोज 2026 में, उसकी जो पोस्ट होंगी वो हमारी अलग रहेंगी और इन वाली वैकेंसी को हम हमेशा, आपने देखा भी होगा, हम अलग से दिखाते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी बैकलॉग वैकेंसी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हमें कहता है कि ये है, सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 के 4B में दिया गया है। सो राइट ऑप्शन इज आर राइट ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। अगेन आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। When a person migrates from one state to another, he can claim to belong to SC, ST, OBC only in relation to state to whom he originally belonged and not in respect of the state in which he has migrated. Suppose अगर कोई बंदा है, जैसे कोई बंदा बिहार से है और वो बिहार से अब जो है वो दिल्ली आ गया है, तो जो वो SC, ST, OBC है वो बिहार के बेसिस पर करेगा जहां से वो ओरिजिनली है, या फिर जहां पे वो अब माइग्रेट हुआ है दिल्ली, उसके बेसिस पर वो SC, ST, OBC रहेगा। ये आपको बताना फर्स्ट स्टेटमेंट।
सेकंड, देयर इज नो रिलीजन बार फॉर बीइंग ट्रीटेड एसटी ओबीसी। एसटी ओबीसी में कोई रिलीजन जो है हमारा बार नहीं है, रिलीजियस बार नहीं है। बट एससी की अगर हम बात करें तो एससी नेसेसरी टू बी हिंदू, सिख और बौद्ध, बट एससी जो हमारा वो हिंदू, सिख या बौद्ध होना जरूरी है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ आर करेक्ट और बोथ आर रॉन्ग। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर? एम्प्लॉय का जो स्टेटस है एसटी, एससी, ओबीसी, वो उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग होता है या फिर जहां पर एम्प्लॉय गया है माइग्रेशन होके उसके बेसिस पर होता है, जिस स्टेट में वो मूव हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि एसटी और ओबीसी में तो कोई फर्क नहीं है, बट एससी में जो है हिंदू, सिख और बौद्ध ये होना जरूरी है। तो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो अगर आप पढ़ोगे एसटी, एससी, ओबीसी तो एससी में ये जरूरी है कि हिंदू, बौद्ध और सिख होना जरूरी है, ठीक है। तो वो हमारा ये मैंडेटरी है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये हमारा ओरिजिन के बेसिस पर होता है, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट ऑप्शन इज बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन हमारा जो है FR SR में जो रिजर्वेशन का टॉपिक है उससे हमारा क्वेश्चन है, if reservation applies the extended zone for filing reserved vacancy will be 5 times the number of vacancies। अगर हमारे पास किसी एरिया में हमारी वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाती हैं रिजर्व कैटेगरी में तो हम एक्सटेंडेड जोन बना देते हैं। तो अगर रिजर्वेशन एक्सटेंडेड जोन में अप्लाई हुआ है तो वैकेंसी जो है हमारी 5 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी। सेकेंड, एक्सटेंडेड जोन विल बी द सेम इन प्रमोशन बाय सिलेक्शन विद इन ग्रुप ए। और जो एक्सटेंडेड जोन है हमारा वो जब हम ग्रुप ए में बात करेंगे प्रमोशन की वो हमारा सेम रहेगा। प्रमोशन के केस में भी हम उसको सेम में रखेंगे। विच इज करेक्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या फिर बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो जब भी हमारी वैकेंसी रिजर्व कैटेगरी में हमारी फुलफिल नहीं हो रही है तो हम नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन में से हम कंसिडर करते हैं। सो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट वो आपको यहां पर बताना है। सो अगर रिजर्वेशन अप्लाई होता है, एक्सटेंडेड जोन अगर हम यूज करते हैं रिजर्व वैकेंसी फुलफिल करने के लिए तो हमारी 5 टाइम ऑफ वैकेंसी है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है कि जब भी हम बात करेंगे एक्सटेंडेड जोन वो हमारा प्रमोशन के केस में अप्लाईकेबल नहीं होता है फॉर द ग्रुप ए। हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल केस में, अगर किसी ने SC ST जनरल में भी अपील किया है तो वो जनरल रहेगा, लेकिन बाद में जो है हमारा प्रमोशन के केस में हम एक्सटेंडेड जोन अप्लाई नहीं करते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट, ओनली 1। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। अगेन आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द रिजर्वेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हमारा PWD कैटेगरी है, इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज द 4% ऑफ टोटल वैकेंसीज फिल्ड बाय द डायरेक्ट वैकेंसी। तो जो भी हमारी डायरेक्ट वैकेंसी होती है उसमें जो हम PWD की कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट निकालते हैं उसमें उसका रिजर्वेशन 4% है। 4% हमारी PWD कैटेगरी के लिए होता है। सेकंड, रिजर्वेशन फॉर PW इज वैकेंसी बेस्ड, या फिर जो रिजर्वेशन होता है हमारा PWD का वो वैकेंसी बेस्ड होता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग। विच इज करेक्ट? PWD का जो रिजर्वेशन होता है दैट इज 4% और सेकंड हमारा जो PWD का रिजर्वेशन है वो वैकेंसी बेस्ड है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है क्योंकि रिजर्वेशन हमारा कितना होता है, हमारा 4% ही होता है। तो जब भी हमारी वैकेंसी आती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत PWD में हम 4% रिजर्वेशन देते हैं। सेकंड, ये वैकेंसी बेस्ड भी, ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा SC ST OBC PWD सबकी वैकेंसी आती है, नहीं, कई बार होता नहीं है, तो ये वैकेंसी बेस्ड भी होता है। तो PWD इज वैकेंसी बेस्ड, ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछा गया यहाँ पर। सो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 3 जो है हमारा वो हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अगेन आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ऑन मेरिट कंसेप्ट मीन्स सिलेक्शन ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाई टू जनरल कैंडिडेट्स
ऑन मेरिट कंसेप्ट बेसिकली जैसे कि आप अप्लाई करते हैं, ओबीसी की वैकेंसी आपको दिख रही है, एससी एसटी की जो है मान लीजिए नहीं है, तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं। तो जब ऑन मेरिट कंसेप्ट है तो जो सिलेक्शन होगा सेम स्टैंडर्ड्स पर होगा जो कि जनरल कैंडिडेट्स पर होगा, उसके बेसिस पर होगा। सेकंड, कैंडिडेट्स अपॉइंटेड ऑन देयर ऑन मेरिट विल लूज देयर स्टेटस ऑफ एससी एसटी इन फ्यूचर प्रमोशन इफ एनी। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो एससी एसटी का था लेकिन उसने जो है अप्लाई कर दिया जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आगे जब प्रमोशन होंगे तो भी हम क्या उसको जनरल कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट वो आपको बताना है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग, विच इज करेक्ट। सो ऑन मेरिट कंसेप्ट में जब भी कोई भी एम्प्लॉई, जब भी कोई भी जो भी कैंडिडेट है, अगर वो मान लीजिए किसी भी रिजर्व कैटेगरी का है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अगर उसको नहीं दिखाई दे रही कि मेरे कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, तो वो आराम से अपनी जनरल कैटेगरी में जो है वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। और जब भी वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेगा ऑब्वियसली उसकी जो भी कंडीशंस होंगी वो तभी अप्लाई कर पाएगा अगर वो जनरल कैटेगरी के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल है। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट्स की जो भी अलग से दिया गया है कि इतना परसेंटेज मान लीजिए किसी में मार्क्स होनी चाहिए कुछ है, तो उसी के अकॉर्डिंग अप्लाईकेबल होगा। ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि अगर एम्प्लॉय जो है एससी एसटी था लेकिन उसने ऑन मेरिट के बेसिस पर भरा था, उसने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था, अब आगे जब फ्यूचर प्रमोशन होंगे तो क्या वो एससी एसटी रहेगा? तो हाँ, उसका जो एससी एसटी है वो वहां पर रहता है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय का जो स्टेटस है वो लूज कर देगा यहाँ पर कि वो एससी एसटी नहीं रहेगा, तो वो यहाँ पर लूज नहीं करता है। आगे जब प्रमोशन होंगे वो एससी एसटी के तरीके से अप्लाई कर सकता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो अपना स्टेटस लूज कर देगा, जो कि नहीं होता है। सो अपॉइंटमेंट आप जनरल कैटेगरी पर ले लो, प्रमोशन आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी सिर्फ करेक्ट है, तो राइट ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। दिस इज अबाउट द डाक। सो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये है हमारा ऑफिस प्रोसीजर से, या कहीं कहीं एग्जाम में आप इसको ऑफिस मैनुअल के नाम से भी जानते हो। सो अर्जेंट डाक मीन्स डाक मार्क इमीडिएट प्रायोरिटी एटसेट्रा। तो जो भी अर्जेंट डाक होंगी वो होंगी जो इमीडिएट बेसिस पर होंगी या फिर प्रायोरिटी बेसिस पर होंगी, वो वाली होंगी। सेकंड, क्लासिफाइड डाक मीन्स डाक बेयरिंग ए सिक्योरिटी ग्रेड, और जो क्लासिफाइड डाक होंगी वो हमारी सिक्योरिटी ग्रेडिंग वाली होंगी। सो कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है वो आपको बताना है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर इनकरेक्ट। Which statements are correct here? So you can comment in the comment section which statement are correct here. सो अर्जेंट डाक जो कि आपको इमीडिएटली बेसिस पर जो है देखना है, तो इमीडिएट प्रायोरिटी ये आपकी सारी अर्जेंट डाक ही है। क्लासिफाइड डाक कौन सी होती है? क्लासिफाइड डाक जो कि उसी पर्सन के पास पहुंचनी चाहिए जिसके नाम से वो है, जिस पर सिक्योरिटी ग्रेडिंग होती है, किसी और के हाथ में नहीं आनी चाहिए, जो सीक्रेट है सिक्योरिटी वाली हैं वो होती हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो बोथ आर द करेक्ट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है। 3 ऑप्शन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, थर्ड माइनॉरिटीज कमीशन। कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है? विच इज करेक्ट? ये तो काफी इजी है। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज एंड स्टैट्यूटरीज बॉडीज, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं ऑफिस प्रोसीजर और या फिर ऑफिस मैनुअल में। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है? CVC is a statutory body, CIC is a statutory body, under the RTI Act Minority Commission is a statutory bodies. Right option is option number 4. All are the statutory body, not the constitutional body.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। अगेन हमारा फ्रेश रिसिप्ट के बारे में बात हो रही है। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑफिस प्रोसीजर और मैनुअल से है। The verbatim reproduction of extracts from the fresh receipt should not be attempted. पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो भी वर्बेटिम रिप्रोडक्शन है, कोई भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रेश रिसिप्ट से, वो अटेम्प्ट नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है relevant provision of rule should be reproduced in the note rather than placing the relevant extract of a rule on the file and drawing attention to it, कि जब भी आप कोई भी रूल आता है तो रूल नंबर मेंशन करो नोट में, ना कि आप उस रूल का एक्सट्रैक्ट मेंशन करना चाहिए। सो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ओनली फर्स्ट, सेकेंड, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ये कहती है कि जो भी फ्रेश रिसिप्ट होगा और उससे अगर आपको कोई भी नोट्स लेने हैं तो ये कहता है कि वर्बेटिज्म रिप्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फ्रेश रिसिप्ट शुड नॉट बी अटेम्प्टेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी हमारे पास फ्रेश रिसिप्ट में है आपने उसको एज इट इज उतार दिया नोट्स में। आपको बल्कि क्या करना चाहिए, हमारी क्या है स्टेटमेंट, ये हमारी इनकरेक्ट है, सॉरी करेक्ट है। ये क्या कहती है कि शुड नोट बी, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये करेक्ट है क्योंकि नोट्स में जब भी आप नोट्स बना रहे हो या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वहां पर आपको फ्रेश रिसिप्ट का एज इट इज नहीं करना। एज इट इज आप करोगे तो फ्रेश रिसिप्ट का फायदा क्या हुआ, आप हमेशा उसको पढ़ के उसकी समरी मेंशन कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि जब भी आप नोट्स यूज कर रहे हो उसमें अगर कोई रूल नंबर आ रहा है तो आप रूल नंबर मेंशन कर दो कि ये रूल की बात हो रही है, रादर देन कि आप उसका एक्सट्रैक्ट यूज करो। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि जब हम नोट की बात कर रहे हैं तो नोट शुड बी सिंपल एंड कंसाइज, और अगर आप रूल नंबर मेंशन करोगे तो उसका आपको अटैचमेंट भी मेंशन करना होगा, वो अननेसेसरी आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। नोट तो रहा ही नहीं, वो आपने किसी भी रूल नंबर की बात की, वो पूरा का पूरा रूल नंबर आपने अटैच कर दिया। रादर क्या करो, आप उस रूल की समरी, उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसका एक्सट्रैक्ट ऐड करना चाहिए रूल नंबर की बजाय। तो ये वाली हमारी इनकरेक्ट है जो कहती है कि रूल नंबर ऐड करो जबकि एक्सट्रैक्ट ही ऐड किया जाना चाहिए। पहली वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट जो है हमारा वो यहां पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, सेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में है। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द ऑफिस प्रोसीजर और मैनुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ए सेमी ऑफिशियल लेटर या फिर डेमी ऑफिशियल लेटर शुड बी एड्रेस्ड बाय एन ऑफिसर। जो सेमी ऑफिशियल लेटर होता है आपका एक तरीके से जो है हाफ प्रोफेशनल हाफ कैजुअल टाइप है या सेमी कैजुअल ऑफिशियल लेटर आप बोल सकते हो। तो ऐसा लेटर आप किस किस को लिख सकते हो वो आपको बताना है। ऑफ द सेम लेवल एज द ऑफिसर टू हुम इज एड्रेस, अपने सेम लेवल के ऑफिसर को आप लिख सकते हो। सेकेंड, वन लेवल बिलो द ऑफिसर टू हुम इज एड्रेस, या अपने से एक नीचे बिलो जो आपका ऑफिसर है उसको आप लिख सकते हो, या फिर टू लेवल्स बिलो द ऑफिसर टू हुम इज एड्रेस, या फिर दो लेवल बिलो। किसको लिखा जा सकता है, एक होता है हमारा लेटर जिसको हमारा ऑफिशियल लेटर है जिसमें हम पूरा प्रोफेशनली ऑफिशियल लैंग्वेज की यूज करते हैं। एक होता है हमारा सेमी ऑफिशियल लेटर या इसको हम बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर भी। इसको हम यूज करते हैं जब आप सामने वाले को बड़े अच्छी तरीके से जानते हो, आप जो है बहुत ज्यादा प्रोफेशनली यूज ना करके फ्रेंडली लैंग्वेज यूज कर सकते हो। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, तो आप ये किस किस को लिख सकते हो। अब आप बता सकते हो, गैस कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, कि सेम लेवल पर, एक लेवल नीचे ऑफिसर पर, या दो लेवल नीचे ऑफिसर पर। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। Which statement are correct here? So इस लेटर को आप अपने सीनियर को नहीं लिख सकते, बाकी सबको लिख सकते हो। तो सेम लेवल पर भी रख सकते हो, वन लेवल बिलो भी, टू लेवल बिलो भी, तो सबको लिख सकते हो। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Next question, where delay is anticipated in sending a final reply to member of parliament, an interim reply will be sent within how many days from the date of receipt। अगर मान लीजिए कोई भी लेटर आपके पास आया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और आप फाइनल लेटर नहीं सेंड कर पा रहे हो, तो इंटरिम रिप्लाई कि एटलीस्ट आप उनको एक्नॉलेज दो या आप उनको बताओ कि आपका जो लेटर आया है इस पर अभी हमारा काम हो रहा है, अभी टाइम लगेगा, तब तक हम आपको रिवर्ट कर देंगे। तो इंटरिम रिप्लाई जो है आपको कितने दिनों के अंदर दे
देना चाहिए। 7 days, 15 days, 10 days और 1 month, which is the correct option? 7 days, 15 days, 10 days और 1 month. Which will be the correct option here? ये तो इजी है। अगेन जो क्वेश्चन है हमारा ऑफिस प्रोसीजर से ही है, वहां पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो आपको इंटरिम रिप्लाई जो है या आपको ऑफिशियली जो रिप्लाई है, जब भी आपके पास कोई लेटर आता है एटलीस्ट आपको 15 डेज के अंदर जो है वो रिप्लाई आपको कर देना चाहिए। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। इसके आगे हम इसी तरीके से मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट करेंगे एडमिन एंड फाइनेंस के, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन होंगे, किसी दिन किसी टॉपिक के ज़्यादा होंगे तो किसी दिन किसी टॉपिक के मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आते हैं। तो आप इस सीरीज़ को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप KVS, UPSC, EMRS या फिर जो है आपका NVS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ओपन, LDC कोई भी आपका एग्जाम है, या आप असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस ऑफिसर या नॉन टीचिंग ASO, SSA, सभी नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अपडेटेड सिलेबस के साथ। आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आप KVS के नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं तो 12 बुक का सेट आपके पास आता है। NVS ऑर्डर करते हैं तो आपके पास टोटल 11 बुक का सेट रहता है। EMRS का आपका 10 बुक का सेट है और UPSC आपका 11 बुक का सेट है। इस तरीके से आपको मिलता है। और अगर आप इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस की है मॉक टेस्ट सीरीज, अगर आप सभी टॉपिक्स की वीडियो चाहते हैं, आप कंप्लीट जो है कोर्स चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉयड आईफोन दोनों के लिए है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ऐप डाउनलोड करने में, लाइव या रिकॉर्डेड कोर्सेज में, तो आप डायरेक्टली हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी आपका कोर्स है, KVS है या जैसे अभी NVS का एग्जाम होना है तो NVS है, तो जो भी आपका एग्जाम है UPSC MRS वो आप सर्च कर सकते हैं। उससे रेलिवेंट जो भी आपके पास कोर्सेज हैं वो आपके पास आ जाएंगे। वी हैव द मल्टीपल कोर्सेज। आपको हर एक बैच के लिए अलग से रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, KVS, NVS, UPSC MRS। और अगर आपको लगता है मेरी एलिजिबिलिटी अभी नहीं है, मैं आगे आने वाले 3, 4 साल, 5 साल में अपना एग्जाम देने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास 7 years वैलिडिटी का कोर्स है एंड वी हैव द मिनिमम 2 years का वैलिडिटी कोर्स। जो अभी हमारा लाइव कोर्स चल रहा है उसमें आपको मिनिमम 2 साल की वैलिडिटी मिलती है और रिकॉर्डेड बैच में भी आपकी जो टेल एग्जाम आपकी वैलिडिटी रहती है। पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर होता है। जनरल पेपर, एडमिन, फाइनेंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर, सब कुछ कवर है आपका। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है आपकी CBT फॉर्म में, ऐप पर ही आपको मिल जाती हैं। उसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाते हैं अपडेटेड सिलेबस के साथ। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो उसी में इंक्लूड है, नोट्स लेंगे तो अलग से है और कोर्स लेंगे तो उसी में आपके साथ आ जाते हैं। और अगर आप लाइव क्लास लेते हैं तो लाइव, जैसे कि अभी हम लाइव सेशन कर रहे हैं, तो आपके डाउट्स जो है एक साथ सारे कवर हो जाते हैं। तो ये जैसे रिकॉर्डेड कोर्स है, अभी आप कूपन जो है हमारे पास 4000 रुपये तक का ऑफ चल रहा है, जिसका आज लास्ट डेट है, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच स्टार्ट हुआ था 17 मार्च से, लाइव बैच है हमारा। और इसमें जो मिनिमम वैलिडिटी है वो आपकी 2 years की वैलिडिटी है। जैसे सपोज अगर आप KVS के लिए भी दे रहे हैं और KVS का एग्जाम आपका इसी साल में हो जाएगा, तो भी आपकी 2 साल तक की वैलिडिटी इस बैच की आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको पता ही है हमारा, उस पर आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम स्पेस देके अपनी सिटी आप लिखेंगे, स्पेस देके आप अपना एग्जाम नाम लिखेंगे और हमें शेयर कर देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो आपको जो है आपके एग्जाम से रेलिवेंट जो भी वीडियोस की डिटेल होगी, नोटिफिकेशन होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।